हेलो स्टूडेंट्स, एजुविस्टा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक पढ़ते हैं, प्रतिलोमी जालक। इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस समझते हैं क्या होता है। तो हम लोगों ने सिंपल एक जालक पढ़ा था। जालक के बारे में क्या पढ़ा था, कुछ इस तरीके से, यानी कि क्या होना चाहिए, एटम्स का अरेंजमेंट रेगुलर होना चाहिए। उस केस में किसका काम करेगा, जालक का काम करेगा। ठीक है, नॉर्मली हम लोगों ने इसके बारे में इस तरीके से पढ़ा था। डिस्टेंस ए है, ये होल डिस्टेंस क्या है, बी है। ठीक है, ये डिस्टेंस ए है। इसको हम लोगों ने किससे डिफाइन किया था, लैटिस से। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल यानी प्रतिलोमी। क्या होगा प्रतिलोमी, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये प्रतिलोम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो प्रतिलोम होगी। किसकी, किसी जालक की। जो एक सामान्य जालक है उसकी क्या होगी, डिस्टेंस प्रतिलोम होगी। किस में, प्रतिलोमी जालक में। कौन सी डिस्टेंस प्रतिलोम होगी, कौन सी डिस्टेंस रेसिप्रोकल होगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो उसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। तो हम एक डायग्राम बनाएं। एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे समझते हैं इसको। ठीक है, हम लोगों ने कोई एक सेल बना ली। इस वाले को ये पॉइंट ले लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी एक, और एक ये डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इस तरीके से हम लोग कोई एक बना सकते हैं, कोई भी लेटिस। उसमें ये वाली क्या, कोई एक सेल है। मैं इसको ए ले लेता हूँ। ठीक है, इस वाले को क्या ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ। इस वाले को क्या ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ। आपकी मर्जी है, इसके अलावा आप अलग भी ले सकते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक तो ये वाला प्लेन हो गया, एक ये वाला प्लेन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, क्लियर। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट थोड़ा सा ठीक तरीके से करना चाह रहे हैं। तो ये एक तो ये वाला प्लेन, ठीक है, सेम ऐसे ही प्लेन ऊपर वाला है। दोनों प्लेन कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल। क्लियर। इसके अलावा हमारे पास कौन सा प्लेन है, एक ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है। इसके सामने वाला प्लेन ये वाला रहा। ठीक है, इसके अलावा एक और क्या पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी, उनमें से मैं कुछ पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक हमारे पास ये वाला प्लेन है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों की। तो हम इस वाले प्लेन को ले लें, ये वाला प्लेन। ठीक है, अब देखो यहाँ मुझे क्या करने हैं, कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। तो ये वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, साइड में इसका आगे वाला पोर्शन या पीछे वाला पोर्शन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक हमने लाइन खींची ये वाली। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक ये वाली लाइन है, एक ये है, और एक ये वाली है। हमने क्या किया, ये वाला भाग ले लिया। ठीक है, इसके सामने एक ये लाइन खींची हुई है। थोड़ा सा इमेजिनेशन हो जाएगा आप लोगों को कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है। उसके बाद हमें केवल डेफिनेशन लिखनी है इसकी। हम इस वाले पॉइंट को क्या मान चुके हैं, ए मान चुके हैं। अब देखो हम ये वाला ले रहे हैं प्लेन, तो इस वाले के अंदर वापस आए। ये वाला प्लेन कौन सा है, बी वाला है ना। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 0 1 0। इसके लिए भी क्या लिखा जा सकता है, 0 1 0 लिखा जा सकता है, पैरेलल है ना, 0 2 0 लिख सकते हैं। ये वाला हमारे पास में एक प्लेन है, ये वाला एक प्लेन है, सबके लिए क्या लिख सकते हैं, मिलर इंडिसेस लिख सकते हैं। अब देखो मुझे क्या करना है, ये मैं यहाँ पर जरूरी नहीं मैं ए पॉइंट लूँ, कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप लोग इसमें। मैंने यहाँ पे किसको चूज किया, इस ए पॉइंट को चूज किया।
अब मैं क्या करूंगा, इस इस ए पॉइंट को लेके जितने भी हमारे पास में ये जो प्लेन है, इन प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर खींचूंगा। ठीक है, ये वाला है, इसके साथ में जो भी प्लेन है इससे इस पे क्या खींच देता हूँ, ये मैंने एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच दिया। आगे बढ़ा देता हूँ, कितनी डिस्टेंस लेने वो बाद में देखेंगे। एक हम लोगों ने क्या खींच दिया, परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितनी लेनी है, ये हम लोग इस एज से इस प्लेन के ऊपर क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे। ये तो ठीक है, पर इस एज से परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तक खींचूंगा, ये आगे भी है तो परपेंडिकुलर ही तो है ना इस वाले प्लेन के। देखो ये वाला हम लोगों ने क्या किया, इसका एक भाग लिया, आगे का फेस लिया समझने के हिसाब से, ये वाला भाग। ठीक है ना, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ। अब ये परपेंडिकुलर मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब मैं इस परपेंडिकुलर के ऊपर एक कोई पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो पॉइंट कहाँ पे बनाऊँ मैं, वो पॉइंट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखो ये दोनों प्लेन है ना, इन प्लेनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी है। सपोज वो डिस्टेंस कितनी है, डी है। इन दोनों प्लेनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सपोज हम कितनी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। और उस डी को मैं कितना लिख सकता हूँ, जैसे ए है तो 100, ये वाला प्लेन कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, D100। ठीक है, इसका मुझे क्या करना, इनवर्स लेना, यानी मुझे क्या लेना, 1/d लेना। मुझे क्या करना है, ये दोनों प्लेन है, वापस से रिपीट करता हूँ, ये दोनों प्लेन है, इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस बोलते हैं, अंतर जो भी तलीय दूरी है उसकी बात करें वो कितनी है, d है। इसका मुझे क्या लेना है, इनवर्स लेना है। तो मैंने क्या किया, इसको 1/d लिया। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ किससे, सिग्मा से। नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, ये दोनों तल हैं, जिस भी तल के ऊपर परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ, जिस भी तल से खींच रहा हूँ, उन दोनों तलों के बीच की दूरी का हम क्या लेंगे, व्युत्क्रम लेंगे। अब वो दूरी कितनी आई, दूरी है वो तो d है, उनका व्युत्क्रम लिया तो 1/d आ गया, उसको रिप्रेजेंट कर दिया सिग्मा से। अब वो व्युत्क्रम यहाँ पर कहाँ काटता है, सपोज वो व्युत्क्रम सपोज इस वाले पॉइंट के ऊपर काटता है। सपोज ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ काटे, और जगह काटे, कहीं भी काट सकते हैं। तो हम लोगों ने व्युत्क्रम ले लिया, सपोज यहाँ काटा। क्लियर बात, एक तो ये काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस वाले के ऊपर परपेंडिकुलर खींच देते हैं। तो इस वाले के ऊपर परपेंडिकुलर खींचना हमें, तो क्या करें, ये हम लोगों ने इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच दिया। एंगल कितने का, ये 90 का। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही सेम काम करना है। ये वाले डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का ये यहाँ पे और यहाँ पे डिस्टेंस है ना, इन डिस्टेंस के बीच का क्या लेना है हमें, डिस्टेंस लेनी है, इनका क्या लेना है, व्युत्क्रम लेना है। सपोज ये वाला यहाँ काटा, ठीक है, कहीं भी काट सकते हैं, ये डिस्टेंस ले रहा हूँ, उसका व्युत्क्रम ले रहा हूँ। फिर हमारे पास एक प्लेन ये बच गया, तो इसके ऊपर हम लोग क्या डाल देते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या डाल दिया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये वाला प्लेन जस्ट इसके नीचे भी कोई प्लेन होगा, तो ये दोनों प्लेन है, इन दोनों प्लेनों के बीच की क्या हो जाएगी, दूरी है, उसका क्या लेंगे, व्युत्क्रम लेंगे। और सपोज वो क्या कहाँ पे काट रहा है, सपोज यहाँ काट रहा है। ठीक है, वो हम लोग मेजरमेंट करेंगे, उस हिसाब से पता चलेगा। हम एक मोटा मोटा आइडिया लगा रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, ये कुछ पॉइंट लिए। अब ऐसा नहीं है, ये तो मैंने केवल क्या किया, केवल ये एक प्लेन, ये दो प्लेन, ठीक है, एक ये तीन प्लेन, एक चार पांच ये प्लेन बनाए। अब क्या कर सकते हैं, ये तो एक ही सेल लेना, इसके ऊपर भी हमारे पास क्या होंगे, खूब सारे प्लेन होंगे, इसके आगे भी प्लेन होंगे, इसके पीछे की तरफ भी प्लेन होंगे, नीचे भी प्लेन होंगे, साइड में प्लेन होंगे। ठीक है, इन सब प्लेन के ऊपर मैं क्या डालता जाऊँ, परपेंडिकुलर डालता जाऊँ, तो मेरे पास में क्या होगा, ऐसे बिंदुओं का, ऐसे खूब सारे बिंदुओं का मुझे क्या प्राप्त होगा, एक समूह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे खूब सारे बिंदुओं का मुझे एक समूह प्राप्त हो जाएगा। और उन सभी समूहों को मिलाऊंगा, तो उस केस से मुझे जो लेटिस प्राप्त होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, रेसिप्रोकल लेटिस बोलूंगा। इसको रेसिप्रोकल लेटिस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो डिस्टेंस ली, वो डिस्टेंस किससे ली, जो भी कोई दो प्लेन है, उन दोनों प्लेनों के बीच की इंटरप्लेनर डिस्टेंस का व्युत्क्रम लिया, रेसिप्रोकल लिया है, और ये पॉइंट बनाए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल लेटिस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि रेसिप्रोकल लेटिस क्या होता है, बहुत ही इजी सा है रेसिप्रोकल लेटिस। क्लियर बात, लिखेंगे एक बार, केवल आप लोगों को समझना है। अब देखो वापस से आ जाते हैं। मान लो कि मुझे क्या करना है, इस ये जो अभाज्य कोष्ठिका मैंने ली, इस अभाज्य कोष्ठिका का आयतन ज्ञात करना है सपोज। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस अभाज्य कोष्ठिका का आयतन ज्ञात करना है। तो देखो मैं ये कह सकता हूँ क्या, ये आधार, ये वाला पूरा का पूरा, इस आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई ले सकता हूँ क्या। तो ऊंचाई के लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ इस तरीके से एक परपेंडिकुलर डालना होगा। ठीक है,
ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल लिख लूँ सपोज ए गुणा ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई कितनी, ये दोनों प्लेनों के बीच की दूरी है जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, तो ये D100 क्या हो जाएगा, ये V हो जाएगा। ठीक है, ये डी भी क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो डी को क्या लिख सकता हूँ, डी वेक्टर को D100 n कैप लिख सकता हूँ। ठीक है, वो आगे की बात है, देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लियर। तो यहाँ पर 1/D00 किसके को लिखा जा सकता है, यहाँ से लिख सकता हूँ A/V। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, देखो 1/D को अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा था कि 1/D को मैं कितना लिख सकता हूँ, सिग्मा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल्स टू 1/D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, A/V आ जाएगा। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म में कितना आ जाएगा, यहाँ वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, या क्या लिख सकता हूँ, A/V। एक की डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्मल, ये वाली। ठीक है, ये सरफेस है, यही तो है ना, ये वाला आधार का क्षेत्रफल, तो इसकी डायरेक्शन को इसके परपेंडिकुलर को किससे रिप्रेजेंट कर दूं, एन कैप से रिप्रेजेंट कर दूं। अब देखो हम नॉर्मली V लिखते हैं ना, वो क्या लिखते हैं, A.B×C। ठीक है, आप जानते होंगे B.A की बात होती है, C×A, या क्या लिख सकते हैं, C.A×B। क्लियर बात। तो यहाँ से मैं V तो लिख सकता हूँ। अब रही बात A कितना, देखो ये B और ये क्या है, C, तो मैं कितना लिख सकता हूँ, B×C। कितना, सिग्मा को, ये वेक्टर है तो सिग्मा किसके इक्वल, B×C अपॉन V कितना, A.B×C। सब वेक्टर है, ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई एक जो सदिश है वो कौन सा सदिश, रेसिप्रोकल सदिश या प्रतिलोमी सदिश हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। इसको सिंपली जो दर्शाया जाता है ना, वो किस तरीके से दर्शाया जाता है, A* से दर्शाया जाता है। ये जैसे किसका है, 100 का है ना, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A* से, तो A* किसके इक्वल, B×C, A.B×C आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब उसके अलावा क्या लिखूं, जैसे मुझे क्या लिखना हो, अब सिमिलरली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि B* आएगा, तो देखो A था उसमें B और C थे, तो यहाँ पे B आएगा तो इसमें क्या आएगा, C और A आ जाएगा, अपॉन नीचे A.B×C। मैं ऐसे ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप कैसा भी ओरिएंटेशन बनाओ, जैसे A.B×C लिखो, चाहे B.C×A लिखो, चाहे C.A×B लिखो, सारों में रिजल्ट कैसे रहेंगे, ये एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। तीनों पॉसिबिलिटी एक ही है। ठीक है, वेक्टर लॉ से हम लोग ऐसे सब ये प्रॉपर्टी जानते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो 3 एक्सिस के अबाउट हमारे पास में, या 3 डायरेक्शन में हमारे पास में, यदि सामान्य चालक की बात करें तो A, B और C आते हैं सदिश। इसी प्रकार से रेसिप्रोकल लैटिस की प्रतिलोमी चालक की बात करें तो A*, B* और C* आते हैं। ठीक है, तो हमें अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करनी है। हम लोगों ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, अब इसको थोड़ा डिटेल के अंदर हम लिख लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए प्रतिलोमी चालक, और स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पॉज कीजिए और आप लोग इसको कॉपी कीजिए। देखो यहाँ पे आप ध्यान देना, ये अंतरतलीय साथ में दोनों। ठीक है, अंतरतलीय, अंतर और तलीय अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो प्रतिलोमी चालक समतल उन काल्पनिक बिंदुओं का समुच्चय है जिसकी रचना इस प्रकार की जाती है कि मूल बिंदु से उन बिंदुओं की ओर सदिश की दिशा सामान्य चालक समतल के अभिलंब की दिशा तथा मूल बिंदु से दूरी वास्तविक अंतरतलीय दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हुई। यही सीखा हम लोगों ने अभी। अतः प्रतिलोम चालक समतल की रचना की निम्न विधि काम में लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद में आगे चलिए, क्या क्या प्रोसीजर अपनाएंगे इसके लिए। तो सर्वप्रथम किसी वास्तविक चालक बिंदु को मूल बिंदु मान लेते हैं। किसी एक को मूल बिंदु मान लिया हम लोगों ने। मूल बिंदु से प्रत्येक समांतर चालक समतलों पर अभिलंब डालते हैं, डाल दिया। अभिलंब की लंबाई समांतर समतलों के मध्य दूरी के व्युत्क्रम के बराबर लेते हैं, ये भी ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद में क्या करते हैं, प्रत्येक अभिलंब के शीर्ष पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय प्रतिलोमी चालक व्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है, पॉज कीजिए और कॉपी कर लो। ठीक है, थोड़ा सा और लिख लीजिए। प्रतिलोमी चालक सदिशों के निरूपण के लिए एक अभाज्य कोष्टिका रहते हैं। माना इस अभाज्य कोष्टिका के आधार सदिश क्रमशः
ए वेक्टर बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट ये डायग्राम बना लो, स्क्रीन को पॉज कीजिए और ये डायग्राम बनाओ। चलो तो डायग्राम बना लिया, इसके बाद में लिखते हैं अभाज्य कोष्टिका का आयतन। क्या लिखो नीचे वाला लाइन में, डायग्राम के जस्ट नीचे लिखिए अभाज्य कोष्टिका का आयतन बराबर क्या लिख दो, समांतर चतुर्भुज के आधार का क्षेत्रफल। अभाज्य कोष्टिका का आयतन बराबर लिख लो, क्या लिखो, अभाज्य कोष्टिका का आयतन बराबर समांतर चतुर्भुज के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। नीचे वाला लाइन में क्या लिख दो, अर्थात v इक्वस टू ए वेक्टर D100। समीकरण 1 डाल दो। नेक्स्ट लाइन में लिखो आधार का क्षेत्रफल ए वेक्टर इक्वस टू कितना, B क्रॉस C। समीकरण 2 डाल दो। नेक्स्ट लाइन में लिख लो तथा आयतन V बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर बी डॉट सी क्रॉस ए बराबर सी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, अतः 1/D100 किसके इक्वल लिख सकता हूँ, ए वेक्टर अपॉन वी के इक्वल लिख सकता हूँ। ये समीकरण 3 डाल देना, ये समीकरण 4 डाल देना। समीकरण 2, 3 व 4 से, समीकरण 2, 3 व 4 से तो कितना आ जाएगा, बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी आ जाएगा। 1/D बराबर इक्वेशन 5 डाल दो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखिए यदि D100 यदि D100 के अनुदिश D100 के अनुदिश एकांक सदिश स्मॉल एन कैप हो तो क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा 100 वेक्टर इक्वस टू 1/D100 एन कैप। ठीक है, समीकरण क्या डाल दो, 6 डाल दो। देखो ये वाली क्वांटिटी कैसी, बी क्रॉस सी है तो वेक्टर ही है, तो क्या कर दो समीकरण 5 व 6 से तो कितना लिख सकते हैं, सिग्मा 100 इक्वस टू बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, इससे क्या लिख सकते हैं, ए स्टार लिख सकते हैं। तो मैं क्या ज्यूम कर लूँ इसको, ए स्टार बराबर सिग्मा 100 बराबर बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ये ज्यूम किया जा सकता है। तो फाइनली हमारे पास में ए स्टार बराबर कितना आ जाएगा, बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, फिर कितना नीचे वाला लाइन में लिखना, इसी प्रकार बी कितना आ जाएगा, सी क्रॉस ए अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, और सी स्टार कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। क्लियर, तो हमारे पास में ये तीनों आ जाएंगे। ठीक, तीनों को इक्वेशन क्या डाल दो,
एक इक्वेशन डाल दो, 7 टोटली। 6 तक हो गया। तो लिखिए समीकरण 7, समीकरण 7 प्रतिलोमी जालक के, समीकरण 7 प्रतिलोमी जालक के अभाज्य कोष्टिका के, प्रतिलोमी जालक के अभाज्य कोष्टिका के मूलभूत प्रतिलोमी सदिश कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो हम जानते हैं इस चीज को, क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, आवर्तिक होती है, यानी कि एक निश्चित डिस्टेंस के बाद में हमें वापस क्या मिलता है, दूसरा पॉइंट मिलता है। तो आवर्तिक संरचना के हिसाब से लिखें तो ये जो A स्टार, B स्टार और C स्टार, इन तीनों को मैं किससे मल्टीप्लाई करवा दूं, 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं। ठीक है। तो लिखिए क्रिस्टल की आवर्तिक संरचना के लिए, क्रिस्टल की आवर्तिक संरचना के लिए, नेक्स्ट लाइन में लिखूं क्रिस्टल की आवर्तिक संरचना के लिए। वापस तीनों ऐसे कैसे लिख लो, A स्टार बस साथ में क्या लगाते जाना, 2 A स्टार इक्वल्स टू 2 B क्रॉस C A डॉट B क्रॉस C, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट कितने में होता है, 2 में होता है। B स्टार वाले में 2 लगा लेना और C स्टार वाले में क्या लगा लेना, 2 लगा लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख लेना। तो ये कब किस केस में हो जाएंगे, क्रिस्टल की आवर्तिक संरचना के लिए हो जाएंगे। बात क्लियर। इसके बाद में कुछ चीजें और समझते हैं एक बार, फिर उसके बाद लिखते हैं। देखो यहां से देखें A स्टार मैं क्या करूं, डॉट B, मुझे क्या करना है, A स्टार डॉट B। हमारे पास A स्टार का फॉर्मूला क्या है, ये वाला, इसमें क्या लगा दूं, डॉट B लगा दूं। तो जैसे मैं डॉट B लगाऊंगा, देखो ये B क्रॉस C, यहाँ पर क्या है, B डॉट B क्रॉस C, या तो मैं क्या कर लूँ, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी लिखी थी, A डॉट B क्रॉस C, B डॉट C क्रॉस A, C डॉट A क्रॉस B, उसके हिसाब से लिख ले या वैसे समझ ले। चलो प्रॉपर्टी काम में लेता हूँ। तो B क्रॉस C डॉट B, इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो A क्रॉस, वापस से समझते हैं इस चीज़ को, हमें B क्रॉस C डॉट B को लिखना है। तो कैसे अरेंजमेंट किया जा सकता है इसका, मैं इसको इधर लिख दूँ B डॉट B क्रॉस C, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, आप लोग समझते होंगे इस चीज को। तो मैं क्या लिखूं, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, A डॉट B क्रॉस C बराबर कितना होता है, B डॉट C क्रॉस A। देखो पहले A था, ठीक है, पहले ये बाहर आ गया, C इधर आ गया, एक एक शिफ्ट होते गए ना इधर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, B क्रॉस B डॉट C, ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको, B क्रॉस B डॉट C। अब देखो क्रॉस का साइन है, B दोनों सेम है, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और यहाँ पर क्रॉस का साइन है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्रॉस के साइन में क्या बनता है, साइन थीटा बनता है। तो हम क्या कह सकते हैं, साइन 0 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल मेरे कहने का मतलब क्या है, A स्टार डॉट B इक्वल टू कितना होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, यही होगा, आप ध्यान रखना इस चीज का। B क्रॉस C डॉट B या B डॉट B क्रॉस C, हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, A डॉट B क्रॉस C, B डॉट C क्रॉस या C डॉट A क्रॉस B। ठीक है, हमारे पास ये वाला टर्म है, ये वाला, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। ध्यान रखना इस चीज का, और वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। वैसे ना समझो तो उस हिसाब से समझ सकते हो कि भाई देखो ये B क्रॉस C है, तो क्रॉस है, इसका मतलब इस B क्रॉस C की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यानी B क्रॉस C की डायरेक्शन किस में होगी, I में होगी, और ये B है किस में है, J में है, दोनों के बीच में क्या है, डॉट है। तो I और J दोनों के बीच में एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का, डॉट है तो क्या आएगा, कोस थीटा। तो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो A स्टार डॉट B किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी प्रकार से A स्टार डॉट C किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी। अब मैं बात करूं A स्टार डॉट A की, हमें किसकी वैल्यू देखनी है, A स्टार डॉट A की। तो हमारे पास A स्टार कितना था, वापस उसी में चलते, हमारे पास वैल्यू थी B क्रॉस C, A स्टार वाली, डॉट मैंने क्या लगा दिया, A लगा दिया, अपॉन A डॉट B क्रॉस C। तो कितना आ गया, A की बात है दोनों की, तो वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। तो यहां से हमें कुछ प्रॉपर्टी मिली। तो वापस क्या लिख लो, समीकरण हम लोगों ने 7 बना दी थी ना, तो समीकरण 7 से
क्या लिख लो, समीकरण 7 से क्या लिखा जा सकता है, ए स्टार डॉट ए इक्वस टू 1, ए स्टार डॉट बी इक्वस टू 0, ए स्टार डॉट सी इक्वस टू 0। इसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं, बी स्टार डॉट ए इक्वस टू 0, बी स्टार डॉट बी इक्वस टू 1। आगे लिखते जाओ, बी स्टार डॉट सी इक्वस टू 0। इसी प्रकार से सी स्टार डॉट ए इक्वस टू 0, सी स्टार डॉट बी इक्वस टू 0, सी स्टार डॉट सी इक्वस टू 1। ठीक है, हमें यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी मिल गई जो आगे चल के हमें काम में आएंगे। इतना मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में हमारे पास में 3 प्रकार की नॉर्मल स्ट्रक्चर है। एक तो सिंपल क्यूबिक है, एक बीसीसी है और एक कौन सी है, एफसीसी। तीनों के ऊपर इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 डाल लो, 1 डाल लो। क्या लिखो, 1 डाल के सरल घनीय जालक का प्रतिलोमी जालक। क्या लिखना है, सरल घनीय जालक का प्रतिलोमी जालक, सरल घनीय जालक का प्रतिलोमी जालक, ये हमें निकालना है। सरल घनीय जालक का प्रतिलोमी जालक। सरल घनीय जालक पढ़ो आप, चाहे बीसीसी पढ़ो चाहे एफसीसी पढ़ो, इन तीनों को पढ़ने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना होगा, 2-3 वीडियो पहले, जहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मूलभूत सदिश के बारे में पढ़ा था। किसमें, जो भी हम लोगों ने सरल एससी है, बीसीसी और एफसीसी, उसके मूलभूत सदिश क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। वो मूलभूत सदिश आप लोगों को वहाँ से लेने होंगे, फिर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो लिखिए, वहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यू काम में ले रहा हूँ। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो पहले हम लोगों ने इन चीज़ों को समझा था, किस तरीके से किसी जालक में मूलभूत सदिश निकाल सकते हैं। तो लिखिए, हम जानते हैं कि सरल घनीय जालक के मूलभूत सदिश निम्न होते हैं। समझाता हूँ, फिर समझ में आ जाएंगी चीज़ें। वहाँ पे 3 थे, एक तो ए था, एक बी था, एक सी था। ए कितना था, आई कैप, बी कितना था, ए जे कैप, ठीक है, और सी कितना था, ए के कैप। क्लियर। ये हमारे पास में क्या थे, 3 मूलभूत सदिश थे। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर जो भी प्रतिलोमी जालक के मूलभूत सदिश है वो निकालने हैं। तो उसके बाद लिखो, चूंकि एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन आपके, चूंकि ए स्टार इक्वल टू कितना, बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, क्या लिख लो, चूंकि ए स्टार इक्वल टू बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास में, चलो पीछे वाली जो इक्वेशन थी, ए आई कैप, ए जे कैप और ए कैप, उसको 1 डाल देना, इसको इक्वेशन 2 डाल देना। बी स्टार कितना आएगा, सी क्रॉस ए अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। इक्वेशन 3 डाल देना इसको। फिर सी स्टार की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। इक्वेशन कौन सी डाल देना, 4। नाउ क्या निकालें, सबसे पहले ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए कितना, ए आई कैप डॉट बी कितना, ए जे कैप क्रॉस ए के कैप। तो ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए क्यूब आई डॉट जे क्रॉस के वो कितना लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो आई डॉट आई वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए क्यूब की। तो हमारे पास क्या आ गया, ए डॉट बी क्रॉस सी आ गया। ठीक है, ये वाले समीकरण डाल दो 5। अतः अब ए स्टार निकाल देते हैं। ए स्टार किसके इक्वल आएगा, बी कितना, ए जे कैप क्रॉस सी ए के कैप अपॉन ए क्यूब। लिखते जाओ ये वाला। यहाँ से ए स्टार किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब जे क्रॉस के
जे क्रॉस को कितना लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर से कट जाएगा तो यहाँ पे एक के इक्वल आएगा 1/a और यहाँ से आई कैप। क्लियर। इसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, बी स्टार निकाल सकते हैं। ठीक है, बी स्टार निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, बी इक्वल टू कितना होता है, सी क्रॉस ए अपॉन सी की जगह क्या लिख दूं, ए, यहाँ पे के कैप, इसकी जगह भी आई, एक तो कितना आई कैप, नीचे कितना ए क्यूब, वापस से कितना जाएगा के क्रॉस आई कितना होता है जे कैप 1/a। यहाँ से सी स्टार निकालें, सी स्टार कितना ए बी, तो ये ए आई कैप क्रॉस बी जे कैप अपॉन ए क्यूब, बी को क्या लिखें ए लिखें यहाँ पे, वापस यहाँ से आई क्रॉस जे कितना जाएगा के कैप अपॉन ए क्यूब। देखो यहाँ पे हमें स्पष्ट हो रहा है कि हमारे पास जो भी कोई सिंपल क्यूबिक था उसमें जो भी मूलभूत सदिश थे वो थे ए आई कैप, ए जे कैप और ए के कैप। और यहाँ पे क्या लिखना, ये ए क्यूब मत लिखना या ए लिखना, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में जो सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल आ रहा है और उसके जो रेसिप्रोकल के लिए या प्रतिलोमी मूलभुत जालक सदिश है वो कितने आ रहे हैं 1/a आई कैप, 1/a जे कैप और 1/a के कैप। इसका मतलब क्या होगा, ये स्वयं ही क्या होगा, सरल घनीय जो प्रतिलोमी जालक है, सरल घनीय जालक है, वो स्वयं का क्या होगा, प्रतिलोमी जालक होगा। तो लिखिए, अतः स्पष्ट है कि सरल घनीय जालक का प्रतिलोमी जालक, सरल घनीय जालक का प्रतिलोमी जालक स्वयं प्रत्यक्ष सरल घनीय जालक होता है, स्वयं प्रत्यक्ष सरल घनीय जालक होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में क्या डाल लो, सेकंड 2 नंबर डाल लो। अब हम किसके लिए बात करते हैं, अंतः केंद्रित के लिए। 2 नंबर डाल लो और उसमें लिखो अंतः केंद्रित घनीय जालक का प्रतिलोमी जालक। क्या लिखो, नंबर 2 हेडिंग डालो, अंतः केंद्रित घनीय जालक का, अंतः केंद्रित घनीय जालक का प्रतिलोमी जालक, अंतः केंद्रित घनीय जालक का प्रतिलोमी जालक। इसमें लिखिए, हम जानते हैं कि अंतः केंद्रित घनीय जालक के, अंतः केंद्रित घनीय जालक के आधार सदिश निम्न होते हैं। आधार सदिश बोल सकते हो, मूलभूत सदिश बोल सकते हो, निम्न होते हैं। वापस से आप लोग पेज पलटोगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आप लोग नोट्स बना रखे हैं, नहीं बनाए वीडियो में देख लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। a/2 माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप, ठीक है। b किसके इक्वल, a/2 आई माइनस जे प्लस के, सी कितना a/2 आई प्लस जे माइनस के। ये वहां पे क्या थे, आधार सदिश या मूलभूत सदिश। लिख लो, समीकरण 1 डाल लो। इसके बाद में क्या लिखो, ठीक है। इसके बाद में हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग, ये तीनों लिख लो। हम जानते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी स्टार, समीकरण 2 डाल दो, समीकरण 3 डाल दो, समीकरण 4 डाल दो, ठीक है। इसके बाद में अभाज्य कोष्टिका का आयतन, उसके बाद में क्या निकालते हैं, अभाज्य कोष्टिका का आयतन। तो लिखो, अभाज्य कोष्टिका का आयतन V बराबर A डॉट बी क्रॉस सी। कितना लिख सकता हूँ, V बराबर A की जगह a/2, B की जगह भी a/2, C की जगह भी a/2, तो a/2 की पावर 3। M में कितना लिखूँ, माइनस आई प्लस जे प्लस के डॉट B कितना आई माइनस जे प्लस के। कैलकुलेशन करते जाओ, बहुत इजी कैलकुलेशन चल रही है, कोई टफ नहीं चल रही है। C कितना आई प्लस जे माइनस के, ठीक है। ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इस कैलकुलेशन को हम करें तो वैल्यू हमें कितने प्राप्त होगी, आप कैलकुलेशन करना है इसकी कंप्लीट। मैं वैल्यू लिख रहा हूँ इसकी, स्क्रीन को पॉज करके कैलकुलेशन करो और उसके बाद में इसकी वैल्यू आएगी a³/2,
ठीक है, ये वाली समीकरण कौन सी डाल देते हैं, 5। तो क्या लिखे, अतः, अब वापस से क्या निकालना है, अतः क्या निकाले अब, ए स्टार किसके इक्वल, बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। तो कितना लिख सकता हूँ, बी क्रॉस सी को a/2, तो a²/4 आ जाएगा बाहर, तो b कितना i माइनस जे प्लस के क्रॉस i प्लस जे माइनस के अपॉन कितना a³/2, a² से a² कटा, 2 से 2 कटा, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ए स्टार इक्वल्स टू 1/2, ये नीचे ए बच जाएगा 2j प्लस 2k, तो ए स्टार आएगा 1/a j प्लस k। क्लियर। इसी प्रकार मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोगों को मैथमेटिक्स करनी है इसकी। इसी प्रकार बी स्टार कितना जाएगा, k प्लस आई, और सी स्टार कितना जाएगा 1/a i प्लस जे। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज देखी। अब आप वापस से पेज पलटोगे जहाँ पे हम लोगों ने सिंपल क्यूबी के, बीसीसी के, एफसीसी के मूलभूत सदिश पढ़ रखे थे, वहां पे ये जो ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार यहाँ जो प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे किसके लिए प्राप्त हो रहे थे, एफसीसी के लिए प्राप्त हो रहे थे। बस फर्क ही कितना था, ये 1/a की बजाय वहां पे ऊपर 1a था, यहाँ ऊपर a था, यहाँ ऊपर a था, बाकी एज इट इज ऐसे की ऐसी वैल्यू हमें प्राप्त हो रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है क्या, तो कि बीसीसी के जो प्रतिलोमी जालक वो क्या होते हैं, एफसीसी होते हैं। ठीक है, आगे चल के हम ये चीज देखेंगे कि एफसीसी के जो प्रतिलोमी जालक होते हैं वो बीसीसी के मूलभूत सदिश होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो देखा कि बीसीसी के मूलभूत सदिश क्या होते हैं, एफसीसी के, सॉरी बीसीसी का जो प्रतिलोमी जालक होता है वो एफसीसी का क्या होता है, मूलभूत होता है। ठीक है ना, यानी एफसीसी के जो मूलभूत सदिश हो रहे हैं, ठीक उसके इक्वल वैल्यू प्राप्त हो रही है किसकी, बीसीसी के प्रतिलोमी जालक के मूलभूत सदिशों की। ठीक है, तो लिखिए ऊपर दिए गए समीकरण बीसीसी जालक के व्युत्क्रम जालक सदिश कहलाते हैं, व्युत्क्रम जालक सदिश कहलाते हैं। इससे स्पष्ट है कि ये व्युत्क्रम जालक सदिश एक एफसीसी संरचना के जालक सदिशों के तुल्य प्राप्त होते हैं। अतः स्पष्ट है कि एक साधारण बीसीसी संरचना का व्युत्क्रम जालक एक एफसीसी संरचना होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट डालिए, नंबर 3, एफसीसी संरचना के व्युत्क्रम जालक सदिश, एफसीसी संरचना के व्युत्क्रम जालक सदिश। एफसीसी संरचना के व्युत्क्रम जालक सदिश। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बनाया, एफसीसी संरचना के व्युत्क्रम जालक सदिश। इसमें लिखिए साधारण क्रिस्टल में एफसीसी संरचना के अभाज्य सदिश निम्न होते हैं। पेज पलटिए, मिल जाएगा आप लोगों को, a/2 j प्लस के
बी कितना a/2 k प्लस आई और सी कितना a/2 आई प्लस जे। देखो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इस वाले रिजल्ट को देखो, इस वाले रिजल्ट को देखो। देखो यहाँ पे 1/a आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है a/2 आ रहा है। केवल मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आ रहा है, डायरेक्शन वैसे की वैसी है, ठीक है ना। इसलिए मैंने क्या बोला था, बीसीसी और एफसीसी को लिंक करके बोला था। तो ये हम क्या जानते हैं, मूलभूत सदिश जानते हैं एफसीसी कोष्टिका में अभाज्य, एफसीसी के अभाज्य सदिश या मूलभूत सदिश या आधार सदिश जानते हैं। इक्वेशन क्या डाल दो, 1 डाल दो, ठीक है। ये ए बी और सी के मान पीछे पेज पलट के देख सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद में लिखो, हम जानते हैं कि ये तीनों इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन 2, 3, 4 डाल दो। इसके बाद में लिखिए अभाज्य कोष्टिका का आयतन, उसके बाद लिखो अभाज्य कोष्टिका का आयतन क्या होता है, a.b क्रॉस सी। तो a कितना a/2 bb, ये सब आएंगे तो 3 लग जाएगा यहाँ पे पावर 3। a कितना j प्लस के, अंदर कितना b कितना k प्लस आई कैप क्रॉस आई क्रॉस जे कैप, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप करना, और उस केस में इसकी वैल्यू आएगी a³/4। सीधा नहीं लिखना, आपको कैलकुलेशन करके लिखना है a³/4, ठीक है। उसके बाद में अतः a स्टार कितना लिख सकते हो, b क्रॉस सी अपॉन a.b क्रॉस सी, वेक्टर है। तो a स्टार कितना जाएगा, b क्रॉस सी की जगह a²/4 तो बाहर निकाल ले, b की वैल्यू कितनी k प्लस आई कैप क्रॉस आई प्लस जे कैप अपॉन में a³/4, इतने आएगा। ठीक है, a³/4 से a³/4 कट जाएगा, और यहां से आप लोग वैल्यू कैलकुलेट करो। यहाँ से ये a²/4 से a²/4 कट जाएगा, सॉरी, यहाँ पे 1/a बच जाएगा, और अंदर आप कैलकुलेट करके लिखोगे तो -i प्लस जे प्लस के बच जाएगा, इतना ही बचेगा। a स्टार इक्वल्स टू 1/a माइनस आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। इसके बाद में इसी प्रकार, अब मैं इसी प्रकार लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग कैलकुलेट जरूर करना, थोड़ा डिटेल में कैलकुलेट करना है इनको। ये i माइनस जे प्लस के, और तीसरे वाला c स्टार किसके इक्वल 1/a आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, a स्टार, b स्टार और c स्टार प्राप्त हो जाएंगे। देखो इसके मान ठीक वैसे ही है जो किसके लिए थे, बीसीसी के मूलभूत सदिशों के लिए थे। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है क्या, एफसीसी का जो व्युत्क्रम जालक है उसके सदिश किसके बराबर होंगे, जो बीसीसी का सामान्य जालक सदिश है, सामान्य जालक के अभाज्य सदिश है या आधार सदिश है, उनके बराबर होगा। तो लिखिए उपयुक्त समीकरण एफसीसी संरचना के व्युत्क्रम जालक सदिशों को व्यक्त करते हैं। इस विवरण से स्पष्ट है कि साधारण जालक की एफसीसी संरचना के व्युत्क्रम, साधारण जालक की एफसीसी संरचना, ऐसे लिखो, साधारण जालक की एफसीसी संरचना के को हटा दो, एफसीसी संरचना कोमा व्युत्क्रम जालक की संरचना बीसीसी, सॉरी दोबारा से बोल रहा हूं एक बार, साधारण जालक की एफसीसी संरचना का व्युत्क्रम
क्या लिखूं? साधारण जालक की एफसीसी संरचना का व्युत्क्रम जालक की संरचना बीसीसी के तुल्य होती है। ठीक है, लिख लिया होगा। क्या लिखा आपने? साधारण जालक की एफसीसी संरचना के व्युत्क्रम जालक की संरचना बीसीसी के तुल्य होती है। ठीक है, इसी के साथ हम लोगों ने ये 3 पढ़ लिए। एक तो सिंपल क्यूबिक के लिए पढ़ लिया, एक बीसीसी के लिए पढ़ लिया, और एक क्या पढ़ लिया? एफसीसी के लिए पढ़ लिया। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं पूरी रहती है। अब इसके बाद में 2-3 न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध कीजिए कि प्रतिलोमी जालक के एकक कोष्टिका का आयतन, सिद्ध कीजिए कि प्रतिलोमी जालक के एकक कोष्टिका का आयतन प्रत्यक्ष जालक के एकक कोष्टिका का व्युत्क्रम होता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। क्या लिखा? सिद्ध कीजिए कि प्रतिलोमी जालक के एकक कोष्टिका का आयतन प्रत्यक्ष जालक के एकक कोष्टिका के आयतन का व्युत्क्रम होता है। इजी है, सिंपल। हमें क्या निकालना है? एक v निकालना है। v किसके इक्वल होता है? a डॉट b क्रॉस c के। ठीक है ना। एक हमें क्या निकालना है? v स्टार निकालना है, जिसको भी क्या लिख सकता हूं? a डॉट b क्रॉस c, परंतु ये ए बी सी कौन से? स्टार वाले। ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन चेक करना है कि v स्टार किसके इक्वल होता है? 1/v के इक्वल। ये प्रूफ करके देखना है। तो लिखिए, हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष जालक में एकक कोष्टिका का आयतन, ये लिख लो v बराबर a डॉट b क्रॉस c, समीकरण 1 डाल दो। ठीक है, उसके बाद में लिखो नेक्स्ट लाइन में, प्रतिलोमी जालक में एकक कोष्टिका का आयतन, क्या लिख लो? ये इक्वेशन लिख लो, समीकरण 2 डाल दो। v स्टार इक्वल टू a स्टार डॉट b स्टार क्रॉस c स्टार। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, हम जानते हैं कि प्रतिलोमी जालक सदिश, ये लिख लो a स्टार b स्टार c स्टार। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया? वहां पे समीकरण कौन कौन सी डाली? एक को 1 डाल देना, एक को 1 a डाल देना। ठीक है, इसको 2 डाल देना, इसको 3 डाल देना, इसको 4 डाल देना। ठीक है, या ऐसे कर लो, उस वाली को 1 डाल देना, पहले वाली को v स्टार वाली को 2 डाल देना, इस पूरी को क्या डाल देना? 3 डाल देना। ठीक, ये कर लो, 3 डाल दो इसको पूरी को। अब क्या करो? समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये v स्टार इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? a स्टार कितना? b क्रॉस c अपॉन a डॉट b क्रॉस c, ये a स्टार, फिर डॉट, ठीक है, फिर कितना? b क्रॉस c। ठीक है, b क्रॉस c, a डॉट b क्रॉस c डॉट, उसके बाद में कितना हमें क्या लिखना? b लिखना। b कितना? c क्रॉस a अपॉन a डॉट b क्रॉस c, सभी पे वेक्टर लगा लेना, क्रॉस, फिर कितना लिखे?
ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। देखो ए डॉट बी क्रॉस सी स्केलर है, ए डॉट बी क्रॉस सी आयतन है ना, स्केलर है, तो तीनों को मैं ये दोनों इनको बाहर ले लो, टोटल कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगी। तो कितना लिख सकते हैं उसके बाद में इसको, चलो देखते हैं। तो वी स्टार अपने पास कितना जाएगा, 1 अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी की पावर 3। फिर बाहर कितना बचेगा, बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी, ये बचेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन डाल दो 4। इसके बाद में लिखो, हम जानते हैं कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी। देखो इसका मान हम वेक्टर लॉ से देखें तो इसका मान होता है ए सी डॉट ए क्रॉस बी माइनस सी, उसके बाद में ए डॉट ए क्रॉस बी। देखो सी क्रॉस ए क्रॉस बी का मान ये होता है ए सी डॉट ए क्रॉस बी माइनस सी ए डॉट बी ए क्रॉस बी। क्लियर। अब देखो ये वाली टर्म है ए डॉट ए क्रॉस बी, थोड़ी देर पहले समझा था, उस हिसाब से हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं। देखो दोनों सेम है ना, ए और ए क्रॉस बी किस में जाएगा, के में जाएगा, ये आई में, दोनों के बीच 90 का एंगल बनेगा, तो कोस 90 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो ये तो 0 है, तो हमारे पास में सी क्रॉस ए क्रॉस बी किसके इक्वल बन जाएगा, ए वेक्टर सी डॉट ए क्रॉस बी बन जाएगा। समीकरण डाल देते हैं 5। ठीक है, समीकरण 5 को समीकरण 4 में रखने पर तो वी स्टार कितना जाएगा, 1 अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी की पावर 3। क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी डॉट ए और अंदर कितना आया, सी डॉट ए क्रॉस बी। ये लिख सकते हैं। तो वो बी क्रॉस सी डॉट ए सी डॉट ए क्रॉस बी, दोनों को ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा जा सकता है। तो उस केस में वी स्टार आ जाएगा अपने पास में ए डॉट बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी की पावर 3। काट पीट के अपने पास बच जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। यूज इक्वेशन 1, तो वी स्टार किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन वी के। अच्छा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आ सकता है। वी स्टार इक्वल्स टू 1 अपॉन वी, और समीकरण डाल दो 6। लिख दीजिए, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि प्रतिलोमी जालक के एकक कोष्ठिका का आयतन प्रत्यक्ष जालक की एकक कोष्ठिका के आयतन का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल और करते हैं। एक क्वेश्चन डाल लीजिए और लिखिए, सिद्ध कीजिए कि प्रतिलोमी जालक सदिश का परिमाण प्रत्यक्ष जालक के तलों के मध्य अंतराल
फिर आगे ये लिख लेना DHKL। प्रत्यक्ष जालक के तलों के मध्य अंतराल DHKL के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ये करना हम लोगों को। क्या लिखना? प्रत्येक प्रतिलोमी जालक सदिश का परिमाण प्रत्येक जालक समतलों के मध्य दूरी DHKL का व्युत्क्रम होता है। सिंपल सा है, ज्यादा टफ नहीं है। करते हैं कैलकुलेशन। तो लिखिए इसमें, माना प्रत्यक्ष जालक में समतल के अभिलंब व इकाई सदिश, ये लिखो, माना प्रत्येक जालक में समतल के अभिलंबवत इकाई सदिश n कैप है। यदि प्रतिलोमी जालक सदिश A स्टार कोमा B स्टार तथा C स्टार हो तो A स्टार कोमा B स्टार कोमा C स्टार हो तो क्या लिखा? जालक A स्टार कोमा B स्टार कोमा C स्टार हो तो मैं क्या लिख सकता हूं? सिग्मा वेक्टर HKL इक्वल्स टू HA स्टार प्लस KB स्टार प्लस LC स्टार। कैसे लिखा? पहले तो इक्वेशन 1 डाल दो, फिर समझते। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था, T ट्रांसलेशनल वेक्टर कितना लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे MA प्लस NB प्लस LC। ठीक उसी प्रकार से अब हमारे पास में ABC क्या है? A स्टार B स्टार C स्टार। तो हम लोगों ने क्या लिखा? HA स्टार प्लस KB स्टार प्लस LC स्टार। ठीक है, समीकरण 1 डाल दो। तथा सिग्मा HKL वेक्टर, किसी वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? उसका मोड लो, साथ में उसका यूनिट वेक्टर ले लो। तो यहां से मेरे पास n कैप किसके इक्वल आ जाएगा? सिग्मा HKL अपॉन सिग्मा HKL वेक्टर का मोड। समीकरण ये वाले 2 डाल दो, ये वाले समीकरण 3 डाल दो। क्लियर? एक ये डायग्राम बना लो। ये A है, ये B है, ये C है। हम लोगों ने पहले भी एक दिन समझा था इस डायग्राम को। ये B अपॉन K है अंतखंड, ये C अपॉन L, और ये कितना है? A अपॉन H है, ये O है, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या ले लेना ना, यहाँ पे n ले लेना। ठीक है, इस वाले पॉइंट के ऊपर n ले लेना, और ये जो दूरी है उसको मैं कितना लेके चल रहा हूँ? सिग्मा HKL लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, वहां पे हम लोग D लेके चल रहे थे, यहाँ मैं इसको कितना लेके चल रहा हूँ? सिग्मा लेके चल रहा हूँ, क्योंकि D तो किसके लिए था? सामान्य के लिए था ना। अब हम प्रतिलोमी की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या लेके चल रहा हूँ मैं? सिग्मा लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो ये AOH है, तो ये क्या करता है? एंगल कितने का बनाता है? AOH एंगल वो थीटा का बनता है। तो चित्र से हम क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा की वैल्यू देखनी है हमें, कितने लिख सकते हैं? देखिए, तो लिखिए, डायग्राम बना लिया, उसके जस्ट नीचे लिखो, यदि ON तथा सदिश A वेक्टर स्मॉल a वेक्टर, यदि ON तथा सदिश A वेक्टर के मध्य कोण थीटा हो तो उस केस में कितना लिखा जा सकता है? हो तो DHKL बराबर A अपॉन H कोस थीटा। देखो वहां पे जो सिग्मा लिखा था ना, जो भी हम लोगों ने लंब डाला था ON, उसको D लिखो आप।
ठीक है ना। उसको क्या लिख के चलो, डी लिखो। वो हम किसके लिए, एक बार सामान्य जालक के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। वो कितना आ जाएगा, डी एच के एल इक्वस टू ए अपॉन एच कोस थीटा। तो यहाँ से कितना लिख सकता हूँ, ए अपॉन एच कोस थीटा की जगह मैं क्या लगा दूँ, एन केप। वापस इसको लिखूंगा तो कोस थीटा आ जाएगा। ये समीकरण डाल देते हैं 4। फिर क्या करें, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से तो कितना, डी एच के एल। देखो ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे सिग्मा लिखा जा सकता है, परंतु मैं अभी जो लिख रहा हूँ ना, ये वाला इक्वेशन 4 बना रहा हूँ, वो एक सामान्य जालक के लिए बना रहा हूँ, इसलिए वहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, डी लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसी को मैं प्रतिलोमी जालक के लिए बोलूंगा तो उसको मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा ही लिख के चलूंगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, ये किसके लिए लिख रहा हूँ, सामान्य जालक के लिए। तो ये डी कितना आ गया, ये वाला आ गया। अब क्या कर सकते हैं, एन केप की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो लिखिए समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एच के एल वेक्टर अपॉन सिग्मा एच के एल वेक्टर का मोड। समीकरण 5 डाल दो। फिर उसके बाद में सिग्मा एच के एल वाली इक्वेशन 1 है, उसको यूज कर लो। तो क्या लिखो, यूज इक्वेशन 1, यूज इक्वेशन 1 तो कितना आ जाएगा, उस केस में अपने पास में डी एच के एल इक्वस टू ए अपॉन एच डॉट, यहाँ से कितना, एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार अपॉन में सिग्मा एच के एल वेक्टर का मोड। इसके बाद लिखो चूंकि, तो हम लोग ये सीख चुके हैं, ए स्टार इसी वीडियो में ए स्टार डॉट ए इक्वस टू 1, ए या बी स्टार डॉट ए इक्वस टू और सी स्टार डॉट ए इक्वस टू 0। अतः क्या लिख सकते हो इसको, देखो यहाँ से h अपॉन एच आ जाएगा और 1 अपॉन सिग्मा एच के एल का वेक्टर का मोड आ जाएगा, h से h कट जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा अपने पास में डी एच के एल इक्वस टू 1 अपॉन सिग्मा एच के एल। ठीक है, ये प्रूफ करना था हम लोगों को। हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि, लिखो, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक प्रतिलोमी जालक सदिश, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक प्रतिलोमी जालक सदिश क्रिस्टल के प्रत्यक्ष जालक समतल, क्रिस्टल के प्रत्यक्ष जालक समतल के अभिलंबवत होता है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक प्रतिलोमी जालक सदिश क्रिस्टल के प्रत्यक्ष जालक समतल के अभिलंबवत होता है। ठीक है, 2 लाइनें लिखते हैं इसमें, उसके बाद में समझते हैं। माना किसी जालक के अक्ष वाई तथा जेड अक्ष के अनुदिश, माना किसी जालक के अक्ष वाई तथा जेड अक्ष के अनुदिश मूलभूत सदिश क्रमशः है ए वेक्टर कोमा वी वेक्टर, स्मॉल लिखना, स्मॉल ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर है। चित्रानुसार एक तल कैपिटल ए बी सी, चित्रानुसार एक तल कैपिटल ए बी सी डालते हैं जो अक्ष वाई तथा जेड अक्ष पर अंतःखंड, जो अक्ष कोमा वाई तथा जेड अक्ष पर अंतःखंड क्रमशः है ए अपॉन एच कोमा बी अपॉन के तथा सी अपॉन एल काटता है तथा बिंदु ओ से इस तल पर
इस तल पर एक लंब ON डालते हैं। ये डायग्राम बना लो। ये हम लोगों ने क्या किया, मूल बिंदु लिया, एक ये A लिया, एक B लिया, एक C लिया, इसका वेक्टर है A, इसका वेक्टर V, इसका वेक्टर कितना C, ये कितना अंतःखंड काटता है A/H, ये B/K काटता है, ये C/L काटता है। अब मैं O से क्या करता हूँ, इस प्लेन के ऊपर क्या करता हूँ, एक लंब डालता हूँ, इसको ON नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे इस बार क्या है, सिग्मा है। ध्यान रखना, पिछले वाले में क्या था, D था, इस वाले में यहाँ पर क्या है, सिग्मा है। ठीक है। इसके बाद में लिखो त्रिभुज AOB से, और उस त्रिभुज में देखिए डायग्राम बनाया आप लोगों ने, उसमें देखिए OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर माइनस OB वेक्टर इक्वल्स टू 0। त्रिभुज कौन सा दे रहा हूं, त्रिभुज AOB से, उसमें देखिए OA वेक्टर प्लस AB माइनस OB इक्वल्स टू 0। मेरे हिसाब से आप लोग जानते हो इन चीज़ों को, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब देखो यहाँ पे OA कितना, OA हमें पता है A/H प्लस AB पता नहीं है, माइनस OB कितना B/K इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँ, AB की वैल्यू निकाल लूँ। तो AB कितना आ जाएगा, यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएंगे, AB वेक्टर इक्वल्स टू आ जाएगा B/K माइनस A/H। तो कितना आ जाएगा, B/K माइनस A/H। समीकरण 1 डाल दो। इसी प्रकार त्रिभुज BOC व AOC से, तो BC कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो डायग्राम से, C/L B/K समीकरण 2 डाल दो। CA वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, A/H माइनस C/L समीकरण 3 डाल दो। इसके बाद में लिखो, माना प्रतिलोमी जालक सदिश A स्टार कोमा B स्टार तथा C स्टार है, A स्टार कोमा B स्टार कोमा C स्टार है। अतः सिग्मा HKL इक्वल्स टू कितना लिख देना, HA स्टार प्लस KB स्टार प्लस LC स्टार। समीकरण क्या करूं, इसको 3A डाल दो। नाउ AB डॉट सिग्मा HKL ये लेते हैं। AB कितना, B/K माइनस A/H डॉट HA स्टार प्लस KB स्टार प्लस LC स्टार। तो यहाँ से कितना जाएगा, AB डॉट सिग्मा HKL इक्वल्स टू H/K B डॉट A स्टार प्लस B डॉट B स्टार प्लस L/K B डॉट C स्टार। ठीक है, फिर माइनस A डॉट A स्टार माइनस K/H A डॉट B स्टार माइनस L/H A डॉट C स्टार। ठीक है, इक्वेशन डाल दो 4। उसके बाद में हम जानते हैं कि देखो, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया है, A डॉट A स्टार इक्वल्स टू 1,
बी डॉट बी स्टार इक्वल्स टू 1, बी डॉट ए स्टार इक्वल्स टू 0, बी डॉट सी स्टार इक्वल्स टू 0, ए डॉट बी स्टार इक्वल्स टू 0 और ए डॉट सी स्टार इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये समीकरण 5 डाल दो। समीकरण 4 में 5 से कितना आ जाएगा, ए बी डॉट सिग्मा एच के एल इक्वल्स टू कितना 1 माइनस 1। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये प्लस का, ये माइनस का, बाकी सब 0। तो वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए बी वेक्टर डॉट सिग्मा एच के एल वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये कब पॉसिबल है, अदिश गुणनफल में दोनों क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो ही पॉसिबल है, लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि बी सी सिग्मा एच के एल इक्वल्स टू 0 और सी ए डॉट सिग्मा एच के एल इक्वल्स टू 0। इसको क्या लिख सकता हूँ, बी सी परपेंडिकुलर सिग्मा एच के एल और यहाँ से सी ए परपेंडिकुलर सिग्मा एच के एल। ठीक है, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और सिग्मा एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। यही सिद्ध करना था। अतः सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्रतिलोमी जालक सदिश क्रिस्टल के प्रत्यक्ष जालक समतल के अभिलंबवत होता है। इसी के साथ अपना प्रतिलोमी जो जालक है उसका टॉपिक कंप्लीट होता है। यूनिट फर्स्ट ही चल रही है अभी भी। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करना, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक।